from the class 12 chapter number 2 from the NCERT book। तो इस चैप्टर के अंदर जो सॉल्यूशन वाले चैप्टर है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि पहले तो इसका इंट्रोडक्शन ही है, उसके बाद में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, फिर इसके अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स है ना। तो वो सब मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, वो अपन डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं तीन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि काफी बेसिक और काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो अपन वन बाय वन क्या करेंगे, तीनों को डिस्कस करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन, है ना। जो लोग मतलब नए हैं उनके लिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या होना चाहिए। इंट्रो, ठीक है। तो इंट्रो की अगर बात करें तो जब भी हम बात करते हैं किसी सॉल्यूशन की, जब भी हम किसकी बात करें सॉल्यूशन की, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन? द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन इज मिक्सिंग ऑफ solute in solvent to make what? To make homogeneous mixture, ठीक है। तो अगर आपको homogeneous mixture बनाना है और बनाने के लिए अगर आप solute को किसमें ऐड कर रहे हो, सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं, उस मिक्सचर को अपन क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया, इसका बेस्ट एग्जांपल है सॉल्ट इन H2। तो जब आप जो आपका नमक होता है, सॉल्ट होता है, जिसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हो, तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में क्या मिलता है आपको, बताइए। आपको एक मिक्सचर मिलता है जो कि होमोजेनियस होता है। भाई सॉल्ट आप जानते हो सॉलिड है और H2 जो है लिक्विड है, लेकिन जैसे आपने सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन कैसा हो गया, लिक्विड ही हो गया। मतलब कैसा हो गया, होमोजेनियस हो गया। होमोजेनियस का मतलब ये होता है कि यू कैनॉट सेपरेट तो नहीं बोलेंगे, सेपरेट तो कर सकते हैं। यू कैनॉट आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो मिक्सिंग होने के बाद में, मिक्सचर बनने के बाद में अगर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर सको तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। और यही होता है जब आप सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो कौन सा सॉल्यूशन बनता है, सॉल्टी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत पता है या फिर जिनको नहीं पता, ठीक है ना। सीधे बात करते हैं क्वांटम फैक्टर की, सीधे मुद्दे पे आते हैं। क्वांटम फैक्टर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, है ना, आई से डिनोट करते हैं। इसके बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, लेकिन बेसिक में बेसिक अगर इसका कांसेप्ट देखिए, फंडामेंटल कांसेप्ट ये है क्या चीज, वो अपन एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बता देता हूँ ये क्या चीज। जब भी अपन क्वांटम फैक्टर की बात करते हैं तो क्वांटम फैक्टर एक तरह से आपको क्या बताता है, आपको बताता है हाउ मेनी आयंस। अब वो आयन कैसे हो सकते हैं, वो कैटायन भी हो सकते हैं या फिर वो एनायन भी हो सकते हैं, ठीक है। सो हाउ मेनी आयंस will form after the addition of H2O का मतलब हो गया water in any ionic salt, ठीक है। तो जब भी कोई मेरे पास कोई जैसे आयनिक सॉल्ट है, आयनिक सॉल्ट का मतलब जैसे कि NaCl हो गया, NaCl आयनिक सॉल्ट है जो कैटायन और एनायन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। तो जब आयंस के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बनता है, तो कंपाउंड बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक सॉल्ट। तो जब मैं आयनिक सॉल्ट के अंदर H2O ऐड करूंगा, वाटर ऐड करूंगा, तो वाटर ऐड करने के बाद में कितने मुझे आयंस मिलते हैं, भाई बात तो साफ है कि कैटायन एनायन मिलेगा, लेकिन कितने, ये बताने का किसका होता है, क्वांटम फैक्टर का होता है, जिसको अपन कैसे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। बात समझ आएगी, ठीक है। और सॉल्ट किसी भी तरह का हो सकता है, तो किसी भी तरह के सॉल्ट के अंदर किसी भी तरह का सॉल्ट अगर कैटायन एनायन से मिलकर बना हुआ है, तो आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर हाउ मच आयंस विल फॉर्म बाय दैट सॉल्ट इज कॉल्ड क्वांटम फैक्टर, ठीक है। चलिए देखते हैं एग्जांपल के तौर पे कैसे करेंगे इसको। देखिए एग्जांपल देखिए,
जैसे सपोज कीजिए मेरे पास है K2SO4, वी हैव K2SO4, K2SO4 का मतलब हो गया पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट के अंदर जैसे मैं H2O ऐड करूंगा, इसमें वाटर ऐड करूंगा, तो मुझे 2 K+ मिलेंगे और साथ में एक SO4 2- मिलेगा। भाई ये तो होता है कैटायन आयन, और क्या होता है ना, 2K+ SO4 2-। तो I की वैल्यू क्या होगी बताइए, 2 कैटायन मिल गए और एक एनायन मिला, तो 2 + 1 3। तो I की वैल्यू क्या होगी जी, बात समझ आ रही है। इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, बॉन्ड का फैक्टर निकालते हैं, ठीक है ना। सेकंड देखिए इसके अंदर सपोज कि हमारे पास कोई सॉल्ट है, फॉर एग्जांपल हमारे पास सॉल्ट है Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं एल्युमिनियम सल्फेट, याद रखिएगा। तो जैसे मैं इसके अंदर पानी डालूंगा, इसके अंदर मैं वाटर डालूंगा, तो इसके अंदर जैसे मैं वाटर डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2Al3+, साथ में 3SO4 2-। तो बताइए I की वैल्यू क्या हो गई, कैटायन कितने हैं 2, एनायन कितने हैं 3, तीनों तो कितने हुए 5। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड का फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, और इसका मीनिंग यही है कि कोई भी अगर आपके पास आयनिक सॉल्ट है, आपके पास कोई भी आयनिक सॉल्ट है, तो वो आयनिक सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व होने के बाद में कितने तरह का आयंस प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है ना, इंक्लूडिंग एनायंस एज वेल एज कैटायंस, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे कि आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाए। तीसरा एग्जांपल देखिए, हम फ्रॉम नीचे सपोज वी हैव, एक हमारे पास मान लेते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि K4FeCN6, ये भी एक सॉल्ट है ना, ये भी एक सॉल्ट है। तो जब मैं इसके अंदर पानी डालूंगा या फिर मैं इसको पानी में डालूंगा, हमको तो आयनाइजेशन करने से मतलब है ना, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4K+ और साथ में एक FeCN6 4-। ठीक है, तो बताइए I की वैल्यू क्या हो गई, I की वैल्यू हो गई 4 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, यानी 4 + 1 5, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीजें जैसे कि एसोसिएशन है, डिसोसिएशन है ना, वो अपन देखेंगे किसी और वीडियो में। बाकी अभी जो अपन फंडामेंटल कांसेप्ट पढ़ रहे हैं उसमें बॉन्ड ऑफ फैक्टर का मतलब ये होता है, ठीक है। बॉन्ड ऑफ फैक्टर किसी भी केवल आयनिक सॉल्ट का निकलता है, कोवेलेंट का आप नहीं निकाल सकते क्योंकि बॉन्ड ही टूटता है उसके अंदर, तो है ना, और मेटालिक का भी आप नहीं निकाल सकते। जितने भी हमारे आयनिक सॉल्ट्स होते हैं उनके लिए बॉन्ड ऑफ फैक्टर निकलता है। कैसे निकलता है जी, ऐसे निकलता है, जो एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। इज दैट क्लियर? इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और मान लो कोई समझ में नहीं आए तो एक बार रिवाइंड कर लीजिए, फिर भी नहीं आए तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको रख कर देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा, आगे मूव करते हैं इसमें। चलिए आगे मूव करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज हेनरीज लॉ। सेकंड जो हमारा टॉपिक है दैट इज हेनरीज लॉ। सोचिए समझ लेंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेनरी लॉ, या फिर व्हाट हेनरी लॉ सेज। तो हेनरी लॉ पहली बात तो बेसिकली आप क्यों पढ़ रहे हैं हेनरी लॉ, तो हेनरी लॉ जो है वो बात करता है solubility of gas in liquid। तो कोई भी लिक्विड, कोई भी गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, कैसे डिसॉल्व होगा, ये सब कौन बताता है हमको, ये सब बताता है हेनरीज लॉ। बात समझ आई? तो जब भी हम हेनरी लॉ पढ़ेंगे तो इसमें आपको एक चीज को हमेशा ध्यान में रख के चलना है, वो ये है कि हेनरी लॉ किसकी बात करता है कि गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में किस तरह से, मतलब गैस लिक्विड में डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब एक चीज हमको अच्छे से पता है कि किसी भी तरह की गैस ले लो आप, ठीक है, किसी भी तरह की आप गैस ले लो, उसको आप अगर लिक्विड में डिसॉल्व करने की कोशिश करो तो डिसॉल्व नहीं होता है, खुद ट्राई कर सकते हैं आप।
आप एक गिलास में पानी लीजिए, एक स्ट्रॉ लीजिए, उसमें फूंक मार मारिए, स्ट्रॉ को पानी में अंदर डाल के आप उसमें क्या कीजिए, फूंक मारिए, ब्लो कीजिए आप। तो जब आप ब्लो करेंगे, फूंक उसके अंदर मारेंगे, तब क्या होगा, बबल्स निकलते हैं। तो अगर गैस पानी में डिजोल्व हो जाता तो बबल्स नहीं निकलते, है ना, क्योंकि बबल्स निकलने का मतलब क्या हो गया कि गैस जो है ना बाहर निकलना चाहती है। गैस की प्रॉपर्टी और लिक्विड की प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट डिसॉल्विंग विद ईच अदर, ठीक है ना। द गैस इज नॉट डिसॉल्विंग इन वाटर, इन लिक्विड, ठीक है ना, इसलिए बबल के फॉर्म में बाहर निकल रही है। चाहे वो चाय के साथ कर लो, दूध में कर लो, किसी भी लिक्विड में कर लो, बबल के फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, क्योंकि वो मिक्स ही नहीं हो पाएगा उसके अंदर। तो एक्चुअल में गैस जो है लिक्विड डिसॉल्व नहीं होता, है ना। लेकिन हेनरी ने क्या बोला कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें आप क्या कर सकते हो, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर सकते हो। So if you are wanting to dissolve any gas in liquid, then what are those conditions to apply to dissolve the gas in liquid? तो वो किसने बताया, हेनरी ने बताया। Now let's see how। तो हेनरी ने एक बड़ा ही सिंपल सा लॉ दिया, हेनरी ने एक बहुत ही अच्छा और सिंपल सा लॉ दिया। उन्होंने क्या कहा, वेपर प्रेशर of vapor pressure of any gas, vapor pressure of any gas is always directly proportional to its mole fraction. Vapor pressure of any gas is always directly proportional to its mole fraction, its mole fraction, ठीक है ना। और इसी से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट और है, टू इंक्रीज द solubility of gas in liquid, to increase the solubility of gas in liquid mole fraction is directly related to the pressure of gas, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट अपन हेनरीज लॉ के अंदर लेके चलते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है इसके अंदर, पहला कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो वेपर प्रेशर होगा, आपका जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके मोल फ्रैक्शन के। किसके मोल फ्रैक्शन के, गैस के, है ना। हम गैस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो गैस की हम यहाँ पे भी थ्योरी भी गैस की लेके चलेंगे, ठीक है ना। अब इसके अंदर सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, लेकिन इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये इसके साथ एसोसिएटेड ही रहता है, मतलब, है ना। तो अगर आपको किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज करनी है ना, किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी अगर आपको लिक्विड में इंक्रीज करनी है, तो उस गैस का जो मोल फ्रैक्शन रहेगा वो उसके प्रेशर के हमेशा डायरेक्टली रिलेटेड होता है ना। तो ये तो क्या आपका थ्योरिटिकल पार्ट, इसको आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे लिखोगे वो देख लो। तो जब अपन इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो इसका हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे, देखिए, तो P of gas is always directly proportional to chi of gas, ठीक है। तो chi of gas क्या होता है, आपका मोल फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और मोल फ्रैक्शन के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है, दोबारा बता देता हूं मैं, जब भी हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की। तो देखिए, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है टाइम, मैं आपको बता चुका हूं। और मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, दैट इज रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट with total components, बात समझ आ रही है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सॉल्यूट की, सपोज कीजिए हमारे पास जो कंपोनेंट है वो सॉल्यूट है ना। सपोज कीजिए, अज्यूम कीजिए कि हमारे पास जो सॉल्यूट है वो है A, है ना। और हमारे पास सॉल्वेंट क्या है,
बी, है ना। सॉल्यूट ए हो गया, सॉल्यूट बी हो गया, दोनों को मिलाया सॉल्यूशन बन गया, ठीक है ना। तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन को स्टडी करनी है इस केस के अंदर, तो सॉल्यूट का अगर आप तो आप मतलब क्या कर सकते हो, सॉल्यूट का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो और सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, ठीक है ना। मतलब मोल फ्रैक्शन की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप इंडिविजुअल कंपोनेंट की का जो है मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि काई ए और काई बी। बात समझ में आ रही है। तो अगर आपको काई ए निकालना है, जिनको ये चीज पता है वो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर जिनको जो चीज नहीं पता तो इसके बिना से समझ में नहीं आने वाला है, जैसे मुझे पूरा बताना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो काई ए क्या होता है आपका, दैट इज मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, यानी कि ए के बी और बी के बी, है ना। तो Na अपॉन Na प्लस Nb। और अगर मैं काई बी की बात कर रहा हूँ, यानी कि अगर मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ, तो Nb अपॉन टोटल मोल्स वही Na और Nb। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पूरा क्या होता है, तरीका होता है, बहुत ही ब्रीफली मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। तो हेनरी लॉ क्या बोलता है कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी अगर आपको चेक करनी है कि वो डिसॉल्व होगा नहीं होगा, तो आप एक प्रिंसिपल ध्यान रखिएगा कि गैस का प्रेशर हमेशा उसके मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर किसी लिक्विड में आप गैस को डिसॉल्व करना चाहते हो, है ना, अगर किसी लिक्विड में आप गैस को डिसॉल्व करना चाहते हो, सो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसका प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो अपन यहाँ पे एक चीज हम लिख सकते हैं, by increasing pressure of gas, by increasing pressure of gas in any liquid, by increasing pressure of gas in any liquid, solubility can be also increase, ठीक है ना। तो अगर आप किसी गैस का प्रेशर इंक्रीज करते हो लिक्विड के अंदर, तो उसकी सॉलिबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसकी मतलब कि सॉलिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। बात समझ आ रही है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ा था, तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे आ रहा है क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल, है ना। इसको हमको हटाना होता है, आपको पता ही है। इसको हटाए बिना फिर अपन एक नया फॉर्मूला नहीं बना सकते, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, तो यहाँ पे अगर देखें तो हमने क्या लिखा अभी जस्ट, दैट इज P ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ऑफ गैस, ये लिखा था। तो इसको हटाओ, ऐसे आप इसको हटाओगे तो ये बन जाएगा, एक कांस्टेंट बन जाएगा, P ऑफ गैस इक्वल्स टू KH इनटू काई ऑफ गैस, ठीक है। नया हमारे पास क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे KH क्या चीज है, व्हाट इज KH है, जब भी हम बात करेंगे KH की, तो KH क्या होता है इसके अंदर आपका, दैट इज हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। ये क्या होता है जी आपका, ये होता है आपका हेनरीज कांस्टेंट, है ना। और आप चाहे तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, कैसे, अगर KH की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपको इन दोनों को रेशियो में लेना पड़ेगा, दैट इज P ऑफ गैस अपॉन काई ऑफ गैस, P ऑफ गैस अपॉन काई ऑफ गैस, ठीक है। तो यहाँ पर आकर जो है आपको पूरा का पूरा हेनरी लॉ जो है वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, एक पूरी तरह से एक्सप्लेन हो जाता है। इसके अंदर हमने सी थ्योरी पढ़ ली, इसके अंदर जो छोटा सा एलिमेंट था मोल फ्रैक्शन का वो भी हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। साथ ही साथ उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ लिया, ठीक है। उसके साथ में फिर अपन ने हेनरीज कांस्टेंट यहाँ पे पढ़ लिया। बात समझ आ रही है। इस तरह से अपन क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग हेनरीज कांस्टेंट को इजीली क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन में यहाँ पे लिख दो ताकि आपको समझ में आ जाए इसको अप्लाई कैसे करना है ना। देखिए, कैलकुलेट द टोटल प्रेशर required, calculate the total pressure required to dissolve 10 gram of CO2 gas, 10 gram of CO2 gas, है ना, in 1 liter H2O, और KH आपको गिवन है, दैट इज 1.4 into 10 to the power minus 4, ये आपको गिवन है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। तो
फटाफट से काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद में मुझे बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने लिखी हुई है ना। अगर फिर भी आप नहीं कर पाते हैं इसका मतलब आपका फोकस थोड़ा सा हट रहा है ना, इसको ध्यान रखिए। चलिए करते हैं, आपने किया होगा तो आंसर देखते हैं। तो आपको निकालना है टोटल प्रेशर रिक्वायर्ड, ठीक है ना, मतलब आपको क्या निकालना है जी, आपको निकालना है पी ऑफ गैस। तब आप समझ गए होंगे है ना। क्या दे रखा है आपको CO2 का वेट दे रखा है, वेट ऑफ CO2 आपको गिवन है कितना, दैट इज 10 ग्राम, ठीक है ना। और वेट ऑफ H2 दे रखा है आपको कितना, दैट इज 1 लीटर, ठीक है। और 1 लीटर का मतलब कितना हो गया, इसका मतलब हो गया 1000 ग्राम, ये गिवन है आपको, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर मैं हेनरीज कांस्टेंट यूज करूंगा, जैसे kh गिवन है, आप देखिए kh इज गिवन, तो kh जैसे ही दे दिया तो साफ पता लग रहा है कि भाई हेनरीज कांस्टेंट मतलब जो ये हेनरीज लॉ है यूज करना पड़ेगा, इसमें kh गिवन है, ये निकालना पड़ेगा, तो p गैस निकल जाएगा, है ना। लेकिन काय और गैस कैसे निकालें, काय और गैस का मतलब हो गया काय और CO2 कैसे निकालें, तो आपको p ऑफ CO2 निकालना पड़ेगा एक्चुअली, यानी का मतलब ये यू हैव टू कैलकुलेट pCO2, ठीक है। लेकिन काय और CO2 निकालना पड़ेगा थ्रू दिस बोथ ऑफ दिस इंफॉर्मेशंस, है ना। तो देखिए, तो क्या था फॉर्मूला, A अगर सॉल्यूबल है तो n ऑफ CO2 अपॉन n ऑफ CO2 टोटल अपने मोल्स n ऑफ H2, ये फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, नो डाउट, है ना। तो पहले अपन मैं क्या करता हूँ, n ऑफ CO2 निकाल लेते हैं और n ऑफ H2 निकाल लेते हैं। तो देखिए n ऑफ CO2 अगर निकालेंगे तो मोल्स कैसे निकलता है हमारा, दैट इज वेट बाय मोलर मास, वेट 10 ग्राम दे रखा है, मोलर मास कितना होता है CO2 का, ये होता है तुम्हारा 12 प्लस 32 यानी कि 44, तो 10 बाय 44, ठीक है। 10 बाय 44 कितना होता है, 10 बाय 44 ज्यादा तुम्हारा, इसको 2 से काट दो तो 5 बाय 22 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो, है ना। तो इसके बाद में 22 को 5 से काटो कितना आएगा, यह आ जाएगा तुम्हारा 0.2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, हाँ 0.2 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं n ऑफ H2, ज्यादा लेना नहीं है ना, एक डेसिमल तो ले लो काम हो जाएगा उसका। n ऑफ H2 निकाल लेते हैं, यानी मोल्स ऑफ H2, तो देखो 1000 ग्राम है, ठीक है, अपॉन मोलर मास कितना होता है उसका 18 होता है, 1000 बाय 18 कितना होता है 55.5, कैलकुलेट करके देख लेना, मेरा कैलकुलेट किया और बैलेंस सिस्टम की आ गई वैल्यू, है ना। उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, इसको बताइए। इसको अपन लिख सकते हैं कि 55.5 अगर है तो आप एक वैल्यू के अंदर क्या करो, ट्रांसफर कर दो, यानी कि 5.5 into 10 to पावर क्या हो जाएगा, -1, नहीं सॉरी -1 नहीं होगा, +1, है ना, इस तरह से। तो ज्यादा बड़ी वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, आप देखिए छोटी वैल्यू लोगे तो काम इसमें आपका चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप एक बार चेक भी कर लेना कि भाई सही है कि नहीं है ना। जैसे आप इसको चेक करोगे तो 55.5 अगर है ये, इस तरह से चेक करने का तरीका बताऊँ आपको मैं। तो यहाँ से 1 हटाया अपन, नीचे लगा लिया 10, ठीक है, और ऊपर 100 नीचे 100, ठीक है। तो देखो क्या होगा, आपका 2 के पहले ये लग गया तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10 to पावर 1, बिल्कुल सही है ना। ये बिल्कुल सही हमने किया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मोल्स हमारे पास आ गए, तो काय ऑफ CO2 निकालने में क्या प्रॉब्लम है, तो देखो काय ऑफ CO2 कैसे निकालेंगे, दैट इज 0.2 अपॉन 0.2 प्लस 5.5 into 10 to पावर 1, यही आएगा, ठीक है। अब 0.2 और 5.5 कितना होता है, दैट इज 5.7, जी हाँ। तो 0.2, अब 0.2 को मैं बाहर में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, इसको लिखूंगा 2 into 10 to पावर -1 अपॉन, जब अपन छोटे को बड़ा करते हैं ना तो माइनस में नंबर आता है, और जब बड़े को अपन छोटा करते हैं तो प्लस में आ जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आ जाएगा 5.7 into 10 to पावर 1, ठीक है ना। ये ऊपर जाएगा, इसको ऊपर भेज देना बाद में, और इसको ऊपर भेज दो, ये हो जाएगा 2 into 10 to पावर -1 into 10 to पावर -1 into 10 to पावर 1, ये ऊपर जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो एक से ही कट गया, और नीचे तो 5.7 है, सॉरी 57 है, 5.7 नहीं 57 तो है ना।
अब 57 को 2 से डिवाइड करो, कितना आंसर आएगा? दैट इज 0 फिर 0 तो हो जाएगा 200। 57 टू जा कितना हो जाएगा? 57 टू जा हो जाएगा तुम्हारा 114। अब 57 थ्री से कितना हो जाएगा? 171 है ना। 57 फोर से कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा ये 0.03 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा? 10 टू पावर -1। तो ये आ जाएगा तुम्हारा काय ऑफ CO, ठीक है ना। मतलब काय आपके पास आ गया है। अब काय अगर एक बार आ गया है तो फिर आई डोंट थिंक सो कि फिर लास्ट में आपको प्रेशर निकालने में कोई दिक्कत आने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताया था फॉर्मूला क्या था हमारे पास, देखिए यहाँ पे तो हमारे पास देखिए ये आ गया, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है, हेनरी कॉन्स्टेंट गिवन ही है। तो देखो तो KH क्या होता है? KH सॉरी जो P गैस क्या होता है? P गैस होता है हमारा KH इनटू काय ऑफ गैस। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था। तो P ऑफ गैस देखिए कैसे निकालें? KH कितना दे रखा है? दैट इज 1.4 इनटू 10 टू पावर -4, ठीक है, इनटू काय ऑफ गैस कितना है? दैट इज 3 इनटू 10 टू पावर -2 और -1 -3, ये है, ठीक है। अब 14 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा? 14 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 6 6.2, तो 6.2 इनटू 10 टू पावर -3 और -1 कितना होता है? -7। तो ये आ गया जी आपका P ऑफ गैस। और किसमें आएगा P ऑफ गैस? प्रेशर ATM के अंदर आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग हेनरीज कांस्टेंट निकालते हैं, उसको समझते हैं और उसको इस तरह से क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। नो डाउट कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है, लेकिन तभी तो आपने साइंस लिया, तभी आपने केमिस्ट्री लिया, ताकि आप कैलकुलेशन कर सकें। विदाउट कैलकुलेशन अपन साइंस सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, ठीक है। जिसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा। एक टॉपिक और बचा हुआ है, क्योंकि हमने 2 टॉपिक आज खत्म कर लिए। अब जो दूसरा टॉपिक होगा, लास्ट वाला टॉपिक, ठीक है ना। अब राउल्ट फ्लो क्या चीज है पहले अपन उसको देख लेते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो राउल्ट फ्लो क्या बोलता है? राउल्ट फ्लो क्या बोलता है? राउल्ट फ्लो बोलता है for a volatile substance, volatile substance क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जो इजीली इवेपोरेट होते हो, है ना, दे कैन इवेपोरेट इजीली, ठीक है। तो for a volatile substance the vapor pressure always directly proportional to its mole fraction, ये थोड़ा सा आपको हेनरी में लगेगा, लेकिन हेनरी के अंदर वोलेटाइल अपन इसकी बात नहीं करते। यहाँ पर हम वोलेटाइल सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं। हेनरी किसकी बात करता है? हेनरी बात करता है गैसेस की। बस इतना ही फर्क है, और ज्यादा कुछ में आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पर हम लोग वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, किसकी? वोलेटाइल सब्सटेंस की, ठीक है ना, जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके? उसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है ना। सपोज कीजिए आपने कोई सॉल्यूशन बनाया, ठीक है ना, यू आर प्रिपेयरिंग अ सॉल्यूशन, आप क्या बना रहे हैं? एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो अगर आपने सॉल्यूशन बनाया तो आपको 2 चीज चाहिए, नो डाउट। एक तो आपको चाहिए सॉल्यूट और एक आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सॉल्वेंट, ठीक है। आपको क्या चाहिए? सॉल्वेंट चाहिए, राइट। तो अगर आपका सॉल्यूट कैसा है? वोलेटाइल है। अज्यूम करते हैं कि सॉल्यूट आपका कैसा है? वोलेटाइल है। तो अगर सॉल्यूट वोलेटाइल है और उस वोलेटाइल सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में डालकर क्या बनाना चाहते हो? सॉल्यूशन बनाना चाहते हो, तो उस केस में ही राउल्ट्स फ्लो अपनी बात कहता है, या फिर राउल्ट्स की जो थ्योरी है वो फॉलो की जाती है, ठीक है ना। अब क्या है थ्योरी, वो देख लीजिए। थ्योरी क्या बोलती है? थ्योरी ये बोल रही है, ठीक है ना। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो ये क्या होता है, ये अपन देख लेते हैं। तो जब भी अपन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे तो इसके अंदर हमको क्या देखना पड़ेगा कि जितने भी वोलेटाइल सब्सटेंस होते हैं, तो सभी वोलेटाइल सब्सटेंस का अपना क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है, जिसको अपन P से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे सॉल्यूट को क्या मान लेता हूँ? सॉल्यूट को मैं मान लेता हूँ सपोज A मान लेते हैं, चलिए
ठीक है ना। तो सॉल्वेंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, है ना। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ फॉर सॉल्यूट के लिए, फॉर सॉल्यूट के लिए। तो पी ए शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू chi a, पी ए शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू chi a, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू chi अगर आपका है तो ऑब्वियसली बात है किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूट के वेपर प्रेशर की, है ना। इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको आप लिख लो साथ के साथ ही, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ ए, और chi a क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। अब इसको आप हटाइए, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इसको आप, तो मॉडिफाई करने पे क्या हो जाएगा, P ऑफ A इज ऑलवेज इक्वल टू P नॉट ऑफ A इनटू chi ऑफ A। तो ये आपके पास आता है इसका फाइनल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ये P नॉट A क्या चीज है, तो P नॉट A का मतलब ये होता है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट ए, ठीक है ना। और कौन सा वेपर प्रेशर, प्योर, ठीक है ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट ए, और वो कैसा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। प्योर का मतलब ये जब किसी में डिसॉल्व नहीं होता। भाई सॉल्यूट की दो कंडीशन हो सकती है, एक तो डिसॉल्व हो और नहीं हो, जब वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तभी सॉल्यूशन बनता है, जब तक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं हो, मिक्स नहीं हो, तो सॉल्यूशन नहीं बनता। तो हमने क्या किया, इसकी इनिशियल कंडीशन ले ली जब ये किसी में डिसॉल्व नहीं था, ठीक है ना। और जब डिसॉल्व नहीं था तो उस केस के अंदर हमने क्या बोला कि इसका जो वेपर प्रेशर होगा क्या होगा, P नॉट ए हो जाएगा, ठीक है। P ए कब है, जब वो सॉल्यूशन में पहले से डिसॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन P नॉट ए कब है, जब वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं है, जब वो कैसा इंडिपेंडेंट है, इनिशियल स्टेज में। बात समझ में आ गई। तो ये होता है किसके लिए, ये होता है वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। क्या बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ओके। चलिए अब अगर हमने सॉल्यूट की बात की तो सॉल्वेंट की बात कर सकते हैं, क्योंकि राउट ने स्पेसिफाई नहीं किया, राउट ने क्या बोला कि वोलेटाइल सब्सटेंस होना चाहिए। अब वो चाहे सॉल्यूट में आप लो या सॉल्वेंट में आप लो, बात एक ही है ना। तो फॉर सॉल्यूट, और यहाँ पे आप लिखोगे कंडीशन इज वोलेटाइल, ठीक है, ऐसे आप लिखोगे इसके अंदर, ठीक है, इफ वोलेटाइल। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, फॉर सॉल्वेंट, और यहाँ पे भी इफ वोलेटाइल। अगर सॉल्वेंट वोलेटाइल है तो उस केस में क्या होगा, देखिए, तो उस केस के अंदर Pb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू chi b, Pb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू chi b, है ना। तो Pb क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट B, और मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट B, है ना। तो उसको आप और कैसे मॉडिफाई करोगे, दैट इज Pb इज इक्वल टू Pb नॉट chi b। बात समझ आ गई। तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब Pb नॉट यहाँ पे क्या चीज है बताइए, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट B, प्योर सॉल्वेंट B। तो प्योर की जब भी हम बात करते हैं ना, चाहे वो सॉल्यूट की बात करें या फिर अपन सॉल्वेंट की बात करें, तो हमेशा क्या लगा देते हैं, वो नॉट लगा देते हैं। बात समझ आ गई। अब इसको कंबाइन करने के लिए, अब इस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इजीली, है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इनको कंबाइन करके पूरा राउट फ्लो को कंक्लूड करने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, डाल्टन्स लॉ पढ़ना पड़ेगा, जो कि इसी के अंदर इंक्लूड होता है। वो अपन देख लेते हैं डाल्टन्स लॉ क्या चीज है। डाल्टन्स लॉ, तो डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि अगर किसी कंटेनर में एक से ज्यादा गैसेस हैं, सपोज कीजिए कोई एक कंटेनर हमने लिया है, सील पैक कंटेनर है ना, और उसके अंदर आपने एक से ज्यादा गैसेस आपने ले रखे हैं, तो उस केस में डाल्टन लॉ क्या बोलता है, द टोटल प्रेशर, द टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर या फिर जार
कुछ भी बोलो आप, ठीक है। द टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर और जार इज द sum of partial pressure of individual gases, इंडिविजुअल स्पेलिंग लिख देना, गैसेस। बात समझ में आ रही है? यानी कि किसी भी कंटेनर का अगर आप प्रेशर निकालना चाहते हो और उसके अंदर अगर एक से ज्यादा गैसेस भरी पड़ी है, एक से ज्यादा गैसेस अगर मौजूद है, तो जो गैसेस हैं उनके पार्शियल प्रेशर का क्या कर दो, सम कर दो, यानी उनको ऐड कर दो, तो ऐड करने के बाद क्या निकल जाएगा, उस कंटेनर का टोटल प्रेशर निकल जाएगा, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन पार्शियल प्रेशर? जब भी अपन बात करते हैं पार्शियल प्रेशर की, तो एक्चुअली में एक गैस का प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर, यानी कि प्रेशर ऑफ वन गैस। तो किसी भी एक गैस का जो प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं जी, उसे अपन कहते हैं पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। बस ये चीज आपको जो है पता होनी चाहिए, दैट्स इट, है ना। जब भी हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर की, आपको समझ में नहीं आता, तो एक्चुअल में एक जो गैस होता है CO2 एक गैस है, तो उसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, क्योंकि हर गैस का एक प्रेशर होता है। तो एक गैस का जो भी प्रेशर होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, उसको अपन मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, दैट इज P total should be equal to PA plus PB plus PC plus PL, है ना। इस तरह से PL का मतलब ये हो गया कि बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं डेल्टा एस लगाता हूं तो मैं PA plus PB कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास PA भी और मेरे पास PB है कि नहीं है। तो चलो कर देते हैं इसको। तो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा एस अप्लाई करता हूं, तो डेल्टा एस अप्लाई करने के बाद में मुझे क्या मिलता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इधर लिख देता हूँ मैं, उसको छोड़ दीजिए, आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखिए आफ्टर अप्लाइंग डेल्टन्स लॉ, आफ्टर अप्लाइंग डेल्टन्स लॉ, तो क्या हो जाएगा, तो P टोटल क्या हो जाएगा, P टोटल शुड बी इक्वल टू PA प्लस PB। ये हमने पढ़ा जस्ट अभी, देखो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो PA ये रहा और PB वो रहा, है ना। तो P और PB की वैल्यू यहाँ पे रख दो आप, यानी कि PA क्या है, दैट इज PA नॉट chi A प्लस PB नॉट chi B। यस और नो, ऑफ कोर्स यस, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज और है, ठीक है, और वो चीज क्या है, हम जानते हैं कि हम ये जानते हैं कि chi A क्या होता है, दैट इज 1 माइनस chi B, और chi B क्या होता है, दैट इज 1 माइनस chi A। यही होता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है, हमने ये पढ़ रखा है कि chi A प्लस chi B इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये फैक्ट है। जब हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं ना A और B कंपोनेंट का, तो दोनों जब मोल फ्रैक्शन का आप ऐड कर दोगे तो वैल्यू या तो 1 आ जाएगी या फिर 1 के अप्रॉक्स आएगी, 0.98 0.9997 ऐसा कुछ आएगी, ठीक है ना। तो उसको पर अप्रॉक्सिमेट क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो अगर 1 मानते हैं तो chi A और chi B को अपन इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, है ना। एक काम करते हैं, अपन इन दोनों में से किसी एक में वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, सपोज इस तरह से लिखेंगे इसको अपन लिखेंगे P total is equals to P naught A chi A plus P naught B into 1 minus chi A, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो P A naught chi A plus P naught B minus P naught B chi A। कर सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। तो अगर इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इसको और अपन क्या करेंगे, इसको और अपन चेंज कर सकते हैं क्या, देखिए। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो काय को उधर ले जा सकते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये प्लस का इधर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा ये। तो इसको आप क्या कीजिए, या फिर एक काम को इसमें रहने दो, ज़्यादा इसमें अपन दिक्कत नहीं करते हैं। तो P टोटल हो जाएगा आपका ये,
आपको जो भी वैल्यूज पता है उसको आप पुट कर दीजिए, और पुट करने के बाद में आपको पूरी तरह से क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, मतलब पी टोटल मिल जाएगा इफ यू हैव मोर देन 1 गैसेस। ठीक है, तो ये है आपको पूरा राउल्स लॉ। ठीक है, फिर उसी के अंदर इंक्लूडेड है डाल्टन्स लॉ, और डाल्टन्स लॉ को अप्लाई करने के बाद दोनों को आप सम करके इस तरह से किसी भी कंटेनर में गैसेस का टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। बात समझ आ रही है? इसमें एक चीज और है, मैं आपको बताना चाह रहा था, वो एक चीज क्या है देख लीजिए कि अपन राउल्स लॉ का यूज कब करते हैं। एक तो ये काम करने के लिए करते हैं कि वेपर प्रेशर कितना है, कौन सी गैस है। ठीक है, एक काम और होता है इससे, मतलब कुछ गैसेस ऐसी होती है जो इसको ओबे करती है, और कुछ ऐसी होती है जो डिसोबे करती है। ठीक है ना, तो राउल्स लॉ का यूज अपन इस चीज को फाइंड आउट करने में करते हैं कि कौन सी गैस को ओबे कर रही है, कौन सी गैस ओबे नहीं कर रही है। ठीक है ना, तो ऐसी गैसेस जो राउल्स लॉ को ओबे करती है उसको अपन क्या बोलते हैं जी, आइडियल गैसेस। इस तरह से आइडियल बॉय होता है ना, जो सारी बातें मानता है, तो हर चीज डायरेक्शंस को ओबे कर रहा हो पेरेंट्स की, उसको क्या बोलते हैं, आइडियल बॉय। उस तरह से ऐसी गैसेस जो राउल्स लॉ को ओबे कर रही है उसको क्या बोलते हैं, आइडियल गैस, है ना। और ये डिसोबे करती है क्या बोलते हैं उसको, नॉन आइडियल गैस। नॉन आइडियल गैस, तो आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस दो तरह की गैसेस होती हैं जो अपन किस बिहाफ पर मार्क करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बिहाफ ऑफ राउल्स लॉ ओनली। राउल्स लॉ के बिहाफ पर हम क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं। तो ये इतना पूरा जो डेटा है आपके पास, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, उसको इजीली शो कर सकते हो, इजीली इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया, मतलब ये 3 टॉपिक हमारे खत्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ और टॉपिक्स बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आज के इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय।